नमस्कार। लिविंग ऑन द एज आपका फिर से स्वागत करता है। क्या है साहब की गाड़ी ठीक करवाने आया था, सोचा यही मौका है, अभी थोड़ा वक्त भी है, आपको कुछ बातें बताता चलो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साहब, मैं शॉर्टकट में स्पेशलाइज किया हूँ। तब तक आप अपना स्टोरी बताओ। हाँ, तो इस हफ्ते की सुर्खियां। इंसान के घर में जंगली जानवर, एक रहस्यमय दास्तान, आपका प्यारा सुधी और पर्यावरण का ऐतिहासिक सफर शुरू। कई बार गाड़ी चलाते वक्त ना मुझे बड़ी घबराहट होती है कि गाड़ी के नीचे जानवर तो नहीं आ गया। बड़ा दुख होता है, बिला वजह जान जाती है। अरे जान जाता है तो जानवर का ही तो जान जाता है। एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी का कितना नुकसान होता है, पाकिट हल्का हो जाता है बिल्कुल। अरे गाड़ी तो बदली जा सकती है, लेकिन जानवर का क्या। कुछ लोग हैं तुम्हारी तरह मैकेनिक नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शहर के जानवरों के बारे में भी सोच लिया करते हैं। Yeah, sure thing. Yeah, just hang in there. Okay. सपेरा नहीं, सांप बेचने वाले नो, Okay. सांप जमा करने वाले हाँ। अब आप समझने लगे हैं। Lovely snake, huh? क्या हम लोग सलीम और उनकी पत्नी सुषमा से परिचय कर सकते हैं? मगर कल्पना करें कि इनके गार्डन के रास्तों और घासों में क्या छिपा हो सकता है। 40 समुद्री कछुए, 6 चीलें, एक उल्लू, एक ऊदबिलाव, कई सांप और क्या क्या। इन पति पत्नी ने मिलकर 10 साल पहले शहर के सांपों को बचाना शुरू किया था। आज आप इन्हें बैंगलोर के किसी भी कोने से बुला सकते हैं इन प्राणियों के बचाव के लिए। इनकी एक ही शर्त है, जानवर जंगली हो और शहरी दुनिया में कहीं फंस गया हो। We realize that as there is more and more urbanization, more and more wildlife is at risk. We are losing a lot of snakes, we are losing a lot of habitat. What we decided to do was basically try to rescue animals which require our help and put them back into nature. It's like restoration. क्वा नाम का सारस सलीम का एहसानमंद है। इसे सलीम ने उस समय बचाया था जब ये किसी का भोजन बनने वाला था। और ये मॉनिटर छिपकली उड़ीसा तट से लाया गया था किसी के फार्म हाउस की शोभा बढ़ाने। ये सुशी अब अपने बाथटब के बिना कुछ नहीं कर सकती। 3 सप्ताह की उम्र में इसे यहाँ लाया गया था जब ये पानी की कमी से मर रही थी, और अब सारा दिन इसके लिए खेलने का समय है, पानी में, जमीन पर और सोफा पर भी। These animals are dehydrated, okay? They have been badly maimed. They may not have been fed for up to 6 months. They are on their last reserves of body fat, okay? And it's a very protracted treatment to get them back on the road again. इनका दिन सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाता है। पिंजरे साफ करना, जानवरों को खिलाना, उन्हें नहलाना, जरूरत के हिसाब से इलाज करना इनके रोज के रूटीन में शामिल है। सलीम को कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन से मदद मिलती है। ये ग्रुप जानवरों के लिए काम करता है। सलीम और सुषमा के पास आ जाने के बाद ये तय है कि ये जानवर ठीक हो जाएंगे अपनी दुनिया में आजाद घूमने के लिए।
think I'm so happy to be alive. I think I owe it to the earth to treat it right. I think I need to put back something and try to protect as much of the environment as possible. वन विभाग के अलावा ये एकमात्र ऐसा केंद्र है जिसे जंगली जानवरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त है। इस शताब्दी के अंत में आपके सामने ऐसे केंद्र को प्रस्तुत करना हमारे लिए गर्व की बात है। आपका प्रॉब्लम पिकअप का है सर। आप ये वाला नट लूज क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, तुमको मालूम नहीं, ये नट लूज करने से पोल्यूशन बढ़ जाता है। हर बात में शॉर्टकट। वातावरण भी बदल दोगे क्या? नहीं, लॉन्ग कट लेकर देखो। टाइम जरूर लगता है लेकिन काम हो जाता है। मेरा नाम वीर है और मैं पेपर बैग बनाता हूँ। पहले मुझे पेपर बैग बनाना बहुत मुश्किल लगा था, पर अब मैं इजीली बना सकता हूँ। जैसे पहले यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर पेपर को घुमाएं और थोड़ा सा आधा से और थोड़ा फोल्ड करें और बचा हुआ उसको भी फोल्ड करें और फ्लैप के नीचे ले जाएं। पेपर को घुमाएं और फिर कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करें और ऊपर तक ले जाएं और फिर दोनों फ्लैप के नीचे ले जाएं। अब आपका पेपर बैग बन जाए। और मैं पेपर बैग बनाने के लिए कोई भी ग्लू या फेविकॉल नहीं इस्तेमाल करता। जो भी मुझे पेपर के साथ बनाना आता है सब मेरी मम्मी ने ही सिखाया है। मदर्स डे के लिए वीर ने मुझे एक छोटा सा गणेश दिया था और उसके लिए उसने एक अपने आप पेपर बैग बनाया था। मैं पेपर बैग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पॉलीबैग्स अच्छी चीज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर गाय गलती से पॉलीबैग खाए वो मर भी सकते हैं। इसलिए मैं पेपर बैग्स ही इस्तेमाल करता हूँ। ऑयल भी चेक कर लेना भाई। मैं जरा इस पे नजर रखता हूँ। आपसे ब्रेक के बाद यहीं मिलूंगा। उफ, सारा दिन खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता है। आप क्या जानो साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के घूमते हो। अब अपनी तो नौकरी ही ऐसी है। तुम यहाँ थोड़ा खड़े होने पे झिकझिक कर रहे हो, पर हांदीगोड़ू गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो चल ही नहीं पाते। और ये आजकल की बात नहीं है, बरसों से यही हाल है। क्या बात कर रहे हो साहब? ये सब क्या है? खुद ही देख लो। जिंदगी में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कईयों के कारण तो हम ढूंढ पाते हैं, पर कुछ रहस्य ही रह जाता है। ये कहानी ऐसी घटना की है जिसका कोई कारण अब तक नहीं मिल सका है। कर्नाटका के जिला शिमोगा में बसा एक गांव हांदीगोड़ू में सुबह होते ही नटराज अपने काम में लग जाता है। नटराज हांदीगोड़ू सिंड्रोम से ग्रसित है, एक ऐसा रहस्यमय रोग जिसका पता चला पहली बार हांदीगोड़ू में 1975 में। रोग के लक्ष्य साफ और दर्दनाक हैं। कुछ तो टेढ़े मेढ़े अंगों के साथ ही पैदा होते हैं, मगर कई लोगों में इसकी शुरुआत जोड़ों में उठे भयानक दर्द से होती है और धीरे धीरे ये रोगी को लूड़ा लंगड़ा बना देती है। ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲಿ ನೋವು ಬಂತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। हांदीगोड़ू में घुसते ही हमें हालात की गंभीरता का पता लगा। लगभग सारा गांव बौनों सा दिखता है। लोग दर्द से भरी हुई अपाहिज जिंदगी जी रहे हैं। ये रोग कर्नाटका के केवल 2 जिलों में पाया जाता है, शिमोगा और चिकमंगलूर।
वेदम्मा अकेले रहती है। इस रोग के कारण वह अपने पति और बेटे को खो चुकी है। उसने हमें बताया कि यहाँ एक श्राप है जो आगे उसकी जान लेने वाली है। सागर के जिस इलाके में हम गए वहाँ 45 गांव इस अभिशाप की चपेट में आ चुके हैं। हम इसे अभिशाप क्यों कहें? क्योंकि 24 सालों में इस रोग का कोई मेडिकल या वैज्ञानिक तथ्य नहीं ढूंढा जा सका है। Even today, the exact cause is not known. So many hypotheses and theories were put forward. Initially, we thought it could be nutritional, and neurology that was ruled out. Then it was finally concluded that it is the involvement of the joints only. हांदी गोडू सिंड्रोम शरीर के दूसरे रोगों से लड़ने की ताकत को भी कम करता है। इसके कारण हर एक गांव में हर साल 4-5 लोग टीबी, गैस्ट्रोएंटाइटिस और बुखार जैसी आम बीमारियों से मर जाते हैं। ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The definitive treatment could not be given because the cause is not known. So the disease would not be arrested at any stage. It is progressive. इस इलाके में डेली वेज पर काम करने वाले लोग हैं, ज्यादातर कूली, मगर इनकी लाचारी इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमाने देती। इनके जीने का आधार महीने के कुछ रुपए हैं जो इन्हें फिजिकली हैंडीकैप स्कीम के तहत मिलते हैं। Government is very sympathetic and it's our primary duty to help these people. ಈ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕುಂಟ್ರು ಇವರಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are giving them some 50,000 rupees remuneration every month. 50,000 every month. 50 rupees. सुब्बप्पा और उसकी पत्नी काम करने के लायक नहीं रहे। वे सरकार के महीने के 50 रुपए पर जीते हैं। सुब्बप्पा की बीवी के लिए तो अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना भी मुहाल है। एक लंबी लड़ाई के बाद हांदीगोडू में सरकार की ओर से कई कड़घे लगाए गए। नए रोगियों को चादर और तौलियों बुनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इनके लिए फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। ये है 3.5 साल की वेदश्री। ये यहाँ का पहला केस है जिसमें हांदीगोडू की बीमारी का असर 7 साल के पहले ही दिखाई देने लगा है। इसके घुटनों को देखकर कहते हैं कि और 5 साल के बाद ये बिल्कुल नहीं चल पाएगी। वेदश्री अपनी हालात से बिल्कुल बेखबर है। ये स्कूल जाती है, गाने गाती है, खेलती है। इसे कोई खबर नहीं कि इसके खेलने के दिन बहुत नहीं रहे। ऐसे में अपने 2 पांव और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सिर्फ आभारी हो सकते हैं। अरे कितना टाइम लगेगा भाई? अरे क्या साहब आप भी, इससे तो अच्छा था आप गाड़ी यहीं छोड़ के घर में बैठ के टीवी देखते। हाँ ठीक कहा तुमने, आजकल तो सभी दिन रात टीवी के चक्कर में पड़ गए हैं। वो भी क्या दिन थे, सुहाना मौसम, साथ में बीवी, फूलों की खुशबू। अब अपने सुधी को ही लो, बचपन से लिविंग ऑन द एज उसे देख रहा है, जैसे आप टीवी को नहीं टीवी आपको देख रहा हो। वो भी बेचारा पकड़ा गया इस अर्बनाइज्ड दुनिया में। घर में दिन भर टीवी, घर के बाहर कदम रखता है तो दुकानें, भीड़ भाड़, शोर शराबा। घर में वापस जाकर फिर टीवी। हेलो। हाँ हाँ आयशा, मैं भी सारा दिन टीवी देख रहा था। हाँ डेफिनेटली यार, हाँ मीटिंग दी इवनिंग 6:30 बजे। हाँ हाँ ओके ओके सी या।
फूल लिए सुधी पहुंचा अपने प्रेमिका से मिलने। नहीं आ पाऊंगी, सॉरी वेरी मच। 7 बजे एक्स फाइल्स है, कांट मिस इट फॉर एनीथिंग। यार इवन आई वोंट मिस इट फॉर एनीथिंग, मगर 11:30 बजे रिपीट भी तो होता है। क्या ये सच्चाई थी या टीवी पर दिखाए जाने वाला सिर्फ एक शो? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही टीवी देख लिया आज क्या? अरे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरी बात अरे मुझे अपना काम करने दो ना सर। मैं आपको सिखाता हूँ क्या ड्राइविंग कैसे करना है। सुनो, मुझे स्क्रू ढीला नहीं करवाना है। ठीक है, मैं इसका स्क्रू अभी टाइट करता हूँ, आपसे ब्रेक के बाद मिलूंगा। क्यों मैकेनिक जी, आप तो बस इतना ही सुन के थक गए? अरे आपकी तरह थोड़ी ब्रेक लेने का नाम ही नहीं लेते। लगता है ब्रेक फेल हो गया है। आओ चलो, तुम्हें थोड़ा घुमा के ले आता हूँ। गाड़ी में ले चलोगे तो चलूंगा। अरे तुम भी क्या याद करोगे, इतिहास का सफर। भारत के बेशुमार वन्य जीवों की रक्षा की सबसे पहली कोशिश मगध के प्रतापी राजा अशोक ने की। युद्ध और हिंसा से तंग आकर अशोक प्रकृति की तरफ मुड़ा। उसने विश्व इतिहास में सबसे पहला पशु विहार बनवाया, जहां बाघ, शेर, चीते, तेंदुए, भालू और जंगली भैंसे को सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन सही मायने में अशोक एक अपवाद था। सदियों से जंगली जानवरों का शिकार करना शान की बात मानी जाती थी। अगर हम ब्रिटिश पीरियड का देखें तो उसमें एक एग्जाम्पल, बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, वो है भरतपुर।
भरतपुर को प्राइमरली जितना प्रोटेक्शन दिया गया था वो इसलिए दिया गया था जैसे कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जब वो शिकार करना चाहें तो वो जाके शिकार कर सकें। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत में वन्य जीव रक्षा का काम अंग्रेजों ने शुरू किया, जिन्होंने 1887 में वन्य पक्षी सुरक्षा कानून बनाया। इस कानून के तहत पक्षियों के प्रजनन के समय उन्हें पकड़कर रखने या बेचने पर पाबंदी थी। लेकिन ये कानून देश में चारों तरफ चिड़ियों के अंधाधुंध शिकार के मुद्दे पर चुप था। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने उन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जिनका शिकार आदिवासी और गांव वाले अपने भोजन के लिए करते थे। कानून की नजर में बाघ, हाथी, शेर और तेंदुए जैसे बड़े जानवरों को कोई खतरा नहीं था। आजादी के बाद भी विकास और औद्योगिकरण जैसे मुद्दों की वजह से हमारा ध्यान जंगली जानवरों की सुरक्षा की तरफ नहीं गया। इन जानवरों की तेजी से घटती संख्या ने आखिरकार 60 के दशक के अंत में सरकार की नींद तोड़ी। लेकिन उस समय तक हम बहुत कुछ हमेशा के लिए खो चुके थे। संसद ने 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा कानून बनाया, जिसके तहत जंगली जानवरों के बिना लाइसेंस शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद पिछले 5 सालों में इन अपराधों के लिए 2-3 लोगों से ज्यादा किसी को सजा नहीं मिली। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। मगध को कलिंग ने रोशनी दिखाई। भारत में बहुत सारे जंगली जानवरों के हमेशा के लिए खत्म होने के बाद कुल मिलाकर जंगली जानवरों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। क्यों भाई, शॉर्टकट के लॉन्ग कट? चलो भाई लॉन्ग कट ही सही। आप भी क्या याद रखोगे, सर्विसिंग के लिए जल्दी आना। अरे भाई गाड़ी तो उतार दो। लो, अब आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन अगले हफ्ते मिलिएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।